उन्नयन स्मार्ट क्लास द्वारा आयोजित लक्ष्य क्रैश कोर्स 2021 में आप सभी छात्र छात्राओं परीक्षार्थियों का स्वागत है। जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा यह प्रायोजित कार्यक्रम आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। मैं मुकेश कुमार आप सबों के लिए इस क्रैश कोर्स में विज्ञान विषय में फिजिक्स पे चर्चा करूंगा और आपकी समस्याओं को दूर करने का भरसक प्रयास करूंगा। एक समस्या हमेशा से होती है, पढ़ाई किए हैं, एग्जाम की तैयारी कैसे करें। मैं आपको बताऊंगा एग्जाम की तैयारी अलग नहीं होती, तैयारी पढ़ाई की होती है, कंटेंट की होती है। तो आप सारा कंटेंट एक बार पढ़ चुके होंगे। मैं स्पेशली आपको उन सारे कंटेंट को कम समय में आपसे रिवाइज करवा दूंगा। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखेंगे तो फिजिक्स जो पूरा आपका है 10th क्लास का पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। तो आज हम लोग 10th क्लास का फिजिक्स में पहला चैप्टर है, एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लाइट मतलब प्रकाश। प्रकाश है क्या? तो प्रकाश से सभी लोग परिचित होंगे कि प्रकाश के बारे में कहते हैं कि प्रकाश एक भौतिक कारक है जो हमें संवेदना उत्पन्न करता है, आंखों में सेंसेशन पैदा करता है वस्तुओं को देखने के लिए। हालांकि इन सब चीजों का एग्जामिनेशन से बहुत मतलब नहीं है, जानकारियां हैं। एग्जामिनेशन में कैसे तैयार करना होगा तो उसके फैक्ट्स ही आपको याद होने चाहिए। जैसे प्रकाश के बारे में कह सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। अब यहाँ पर आपको दो ऑब्जेक्टिव सवाल के आंसर मिलेंगे। एक कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय, और दूसरा अनुप्रस्थ तरंग के बारे में आप जानते होंगे। तरंग दो तरह के होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुंबकीय का मतलब होता है कि ऐसी तरंग जो माध्यम या बिना माध्यम के समान रूप से गमन करता है। तो प्रकाश के बारे में देखा गया, प्रकाश की बहुत सारी कहानियां हैं। पहले कहा गया कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है, फिर तरंग प्रूफ हुआ, फिर बाद में कहा गया कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय जब तरंग होगा तो ये माध्यम और बिना माध्यम में समान रूप से गमन करेगा। उसका वेग कैलकुलेट किया गया तो आया निर्वात या हवा में इसका मान आता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की वेग से गमन करता है। ठीक है, ये तो हुई प्रकाश के बारे में चर्चा की, प्रकाश क्या है। अब आपको प्रकाश के कौन से गुण पढ़ने हैं? प्रकाश के दो गुण होते हैं, एक तो किरण गुण और दूसरा तरंग गुण। तो आपको 10th क्लास में प्रकाश के केवल किरण गुणों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं किरण किसे कहते हैं, किरण क्या होता है। तो किरण तो आप समझ सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। प्रकाश के आपके पास स्रोत क्या हो सकते हैं? सबसे अच्छा स्रोत आपका टॉर्च हो सकता है, मोबाइल का लाइट हो सकता है, जो सेल वाले टॉर्च हो सकते हैं उसको वो हो सकता है। आप उसको जब ऑन करते हैं तो लाइट स्ट्रेट पाथ में आगे की ओर बढ़ती है। हालांकि बल्ब जल रहा है तो रूम में चारों तरफ लाइट फैला हुआ है, तो ये किरण गुण नहीं है, इसका तरंग गुण है। किरण गुण ये कहता है कि प्रकाश यहाँ शुरू होगा तो सीधे वहां जाएगा, उस दीवार पे जाएगा, इस दीवार से ऑन करेंगे उस दीवार पर जाएगा, उसको हम कहते हैं किरण। माने जिस रास्ते पर चलता है, आप ये देखे होंगे, अगर आपका रूम बंद है और कहीं खिड़की से या कहीं होल से प्रकाश की किरण आ रही है तो किरण सीधे चलती हुई दिखती है, इस दीवार से इंटर करके दूसरे दीवार तक पहुंच रही है। तो एक सरल रेखीय पथ पर गमन करती है, उसी को हम लोग किरण कहते हैं। तो आप किरण के बारे में याद कर सकते हैं, किरण को अंग्रेजी में रे कहते हैं। प्रकाश जिस सरल रेखीय पथ पर गमन करता है किरण कहते हैं। ठीक है, अब किरणें बहुत तरह की हो सकती है, उसको हम एक एरो से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? एक एरो, एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसमें एक एरो लगा होगा, वो किरण को रिप्रेजेंट करेगा। अब किरण पुंज क्या होता है? तो किरणें अकेले नहीं होंगी, किरणों का समूह होगा। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब ये किरण पुंज बहुत तरह के हो सकते हैं। कुछ किरणें समानांतर चल रही हो, समानांतर किरण पुंज कहलाएगा। कुछ किरणें लगेंगी मिलेंगी
जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लेंस से निकलने के बाद किरणें मिलती हैं या दर्पण से परावर्तन के बाद भी किरणें मिलती हैं, तो उसको कहेंगे हम क्या, अभिसारी। कुछ किरणें क्या होंगी कि किसी बिंदु से निकलकर फैलेंगी, जैसे बल्ब है, बल्ब से जल्द चारों तरफ फैल रही है, तो क्या कहलाएगा, अपसारी किरण को। अब क्या है कि आपको पढ़ना क्या है, ये तो बेसिक बात हुई प्रकाश और किरण के बारे में। आपको पढ़ना है परावर्तन एवं अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे परावर्तन क्या है, अपवर्तन। तो हम लोग अब परावर्तन के बारे में बात करेंगे। परावर्तन क्या है, तो पहले समझते हैं कि परावर्तन होता क्या है। इसको आप भी कर सकते हैं, ठीक है, जो नियम आप याद रखते हो, याद करने जरूरत नहीं, वो समझ जाएगा कि होता क्या है। जैसे आप एक टॉर्च ले लीजिए, एक दर्पण ले लीजिए, मिरर, जिसमें आप लोग चेहरा देखते हैं, उस पर प्रकाश डालिए सीधे, आप देखेंगे नीचे दर्पण रखा हुआ है, प्रकाश लौट के जाएगा, ऊपर छत पर चला जाएगा। अब क्या करें, आप उसको घुमाएं, ये उदग्र है, उदग्र के साथ कोण को बढ़ाएं। जैसे इधर बढ़ाइएगा ना, प्रकाश की किरण अब इधर जाएगी, जितना घुमाते जाइएगा प्रकाश घूमते जाएगी। तो वहां से कुछ नियम हमको मिला, उस नियमों की चर्चा करेंगे। और पहले परावर्तन की बात करते हैं। परावर्तन होता क्या है? परावर्तन का मतलब होता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चल रही है, कोई उसके रास्ते में बाधा आती है, ऑब्स्टिकल आता है, कोई सतह आता है, उस पर पड़ने के बाद अगर लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, दूसरे माध्यम में, जैसे पानी पर प्रकाश पड़ेगा तो कुछ लौटेगा, कुछ उसी माध्यम में चला जाएगा, पानी में चला जाएगा, तो दूसरा टर्म होगा अपवर्तन। लेकिन हम अब परावर्तन की चर्चा करेंगे। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलते हुए किसी सतह पर आपतित होती है, मतलब सतह पर पड़ती है, तो लौट कर उसी माध्यम में चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके चीजों को नोट कर सकते हैं। जैसे हम एक फिगर देखते हैं, ये मान लीजिए कोई सतह है। अब प्रकाश का परावर्तन कितना होगा ये निर्भर करता है सतह पर। जैसे आपका रूम है, रूम का इंटीरियर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो पेंट होता है ना, हम लाइट कलर का पेंट करते हैं, जानते हैं क्यों? वो प्रकाश को ज्यादा परावर्तित करेगा। ब्लैक कलर का कभी करते हैं नहीं, वो प्रकाश को कम से कम परावर्तित करता है। तो परावर्तन निर्भर करेगा कि हमारा सतह कैसा है। तो सबसे अच्छा परावर्तन के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? दर्पण का। दर्पण एक ऐसी सतह होती है, ऐसी चिकनी सतह होती है जिस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें माने 100% किरणें, ऑलमोस्ट किरणें लौट जाती हैं। हमने मान लिया एक दर्पण है, एक सतह है, इसको परावर्तक सतह कह सकते हैं। इस पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, यहां पर आई, हम लोग क्या करेंगे, इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। अब यहां पर एक लंब डालेंगे, इसको नॉर्मल कह सकते हैं, अभिलंब कह सकते हैं। तो आप देखेंगे जितना कोण ये बना था ना, इसको आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। अब ये प्रकाश जो है ना लौटेगी, कहीं नहीं लौट जाएगी, किसी नियम के तहत लौटेगी। तो देखा ये गया है कि जितना कोण ये बना था उतने कोण के साथ ये लौट जाएगी। इसको परावर्तित किरण कहेंगे और ये परावर्तन कोण होगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाएगा। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाएगा। अभी देखा ये गया एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, आप भी देख सकते हैं कि यह कोण इस कोण के बराबर है। अगर 21 डिग्री पर आया है लंब के साथ तो लौटेगा भी तो 30 डिग्री पर लौटेगा, 60 डिग्री पर आया है तो 60 डिग्री पर लौटेगा। तो हम लोग नियम की बात करते हैं। दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। पहला नियम आप लिख सकते हैं खुद से, क्या? आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब और परावर्तित किरण, तीनों जो होते हैं एक ही तल में है। ठीक है, क्या हुआ? आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहली बात। दूसरी बात और हमने क्या देखा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या है? परावर्तन कोण। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये परावर्तन के नियम होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे
नियम नहीं, आप समझ जानते हैं, समझ गए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम लोग बात करेंगे दर्पण। दर्पण किसे कहेंगे? तो मैंने अभी बताया, फिर से बताना है आपको। दर्पण एक सतह, एक हाईली पॉलिश सतह, बहुत ही चिकनी सतह, जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें जो है संपूर्ण रूप से लौट जाती है, लगभग संपूर्ण रूप से लौट जाती है, ठीक है, उसको दर्पण कहेंगे। लिखा है यहाँ पर, वह चिकनी सतह जो उस पर पड़ने वाले संपूर्ण प्रकाश को लौटा दे, दर्पण कहलाता है। अब दर्पण दो तरह के होंगे, हम लोग जो उपयोग करते हैं उसमें दो तरह के दर्पण मिलेंगे। एक कहलाएगा समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण क्या होगा? तो समतल दर्पण एक कांच की पट्टी होती है, ये कांच की पट्टी है, इसमें एक सतह को क्या करते हैं, कलई कर देते हैं, ये परावर्तक सतह कहलाएगा। ये एक समतल दर्पण हो गया। अब इसमें दो चीजें आप याद रखेंगे जो परीक्षा उपयोगी है। पूछता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है या फोकस क्या होता है, ठीक है। तो अब वक्रता त्रिज्या क्या है, बस आगे बताएंगे, समझ में आएगा। अब इसमें क्या होगा कि प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे समतल दर्पण में। मान लीजिए प्रतिबिंब, समझ रहे हैं आप? प्रतिबिंब का मतलब होता है कि दर्पण पर पड़ने के बाद प्रकाश की किरणें लौटने के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है वहां पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समतल दर्पण है, यह इसका मध्य भाग है, उसको ध्रुव कर सकते हैं। यहां पर कोई वस्तु है ए बी। अब क्या होगा कि हम वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए इसके फुट से लेकर हेड तक, तो पैर से शीर्ष तक बहुत सारी किरणें जाएंगी। यहां और यहां दोनों किरणों को लेना होगा, तब जाके पूरा वस्तु दिखाई पड़ेगा। मतलब ये पूरा दिखाई पड़े प्लेन आपको क्या संभव हो सकता है कि यहाँ की भी किरणें, यहाँ की भी किरणें, सारी किरणें आपके पास जाए। अगर यहाँ किरण आपको नहीं जाएगी, आपके पास नहीं जाएगी, तो भाग आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कि सारी किरणें जा रही है। हमने दो किरण लिया, एक इसके पैर से जा रही है। अभी आपको मैंने बताया कि जिस अगर लंबवत पड़ेगी तो उसी रास्ते से लौट जाएगा। फिर मैंने बताया था अगर प्रकाश डालेंगे सीधे दर्पण पर तो सीधे लौट जाएगा, सीधे गई सीधे लौट गई। एक यहां अगर आप करते हैं, ठीक है, अगर सीधे जाएगी तो फिर लौट जाएगी। अगर मान लीजिए कि आपने एंगल दे दिया, ये प्रकाश की किरण जो है यहां से यहां गई, तो ये कहां लौटेगी? इधर लौट जाएगी, सीधे जाएगी। तो अब मान लीजिए कोई प्रकाश किरण यहां जा रही है, तो ये कहां लौटेगी? इधर लौटेगी। अब हम दो किरणों को लेते हैं, एक किरण जो ये लौटने वाली और एक ये लौटने वाली। अब ये कहां मिलेंगी? कहीं मिलेंगी क्या? ये तो दूर होते जा रही है, मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो ये किरणें मिलेंगी नहीं, मतलब इधर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो हम कल्पना करेंगे, इन किरणों को पीछे बढ़ाएंगे, ये किरणें संभवतः यहां मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिल नहीं है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसको ए डैश बी डैश आप प्रतिबिंब कह सकते हैं। ये वस्तु जो बिंब था, इसका प्रतिबिंब कहां बना? यहां बना, सामने कहीं नहीं बनेगा। जब भी बने कहां बनेगा? पीछे बनेगा। किसमें? समतल दर्पण में। कौन सा दर्पण है आपका? समतल दर्पण। तो हमने देखा दो चीज सीखे। समतल दर्पण में किरणें जो है, अब एक फोकस की बात बता दें। फोकस का मतलब होता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर जो किरणें वापस लौटती हैं, जिस बिंदु पर कटेगी उसी को फोकस कहते हैं। तो एक किरण हमने ये लिया था जो गई और इसी रास्ते से लौट गई, एक किरण ये लिए थे जो उसी रास्ते से लौट गई। अब ये दो किरणें लौट रही है, ये कहीं कटेगी क्या? कहां कटेंगी? मान सकते हैं अनंत पर। तो एक बात याद रखने के समतल दर्पण के लिए इसका फोकस क्या होता है? अनंत होता है। और इसकी त्रिज्या क्या, वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो ये अनंत गोले का भाग होगा। जो शीशा है एक बहुत ही अनंत गोले का भाग होगा, इसलिए त्रिज्या भी क्या होगी? अनंत होगी, ठीक है। तीसरी बात क्या याद रखेंगे? इस समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। और तीसरी बात याद रखेंगे, हालांकि फिगर में उतना जगह नहीं है यहाँ पर, जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा।
कि आप ज्योमेट्री का उपयोग करेंगे, सही तरीके से रेख बनाएंगे तो दूरी दोनों बराबर हो जाएगी। हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। बस याद रखेंगे क्या कि प्रतिबिंब समतल दर्पण में दर्पण के पीछे बनेगा। अब पीछे बनेगा तो कैसा बना है, वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब ऊपर बना, मतलब सीधा बना, ठीक है। और कैसा बना, वास्तविक काल्पनिक, इधर कटता तो वास्तविक कहते हैं, ये कटा नहीं, ये कटाया गया है कि काल्पनिक होगा। तो क्या क्या याद रखेंगे समतल दर्पण में, समतल दर्पण का फोकस अनंत होता है, पहली बात। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, अनंत होगी। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। उल्टा या सीधा, तो सीधा। लेकिन एक बात होती है, इसमें लैटरल इन्वर्सन होता है। लैटरल इन्वर्सन का मतलब होता है कि आपको दायां हाथ बाएं दिखेगा, बायां हाथ दाएं दिखेगा। इतना अगर आप याद रखते हैं समतल दर्पण में तो आपका काम चल जाएगा। और एक और चीज जानकारी आपको रखेंगे इसके साथ जो एडिशनल है, आपको आगे काम आएगा। थोड़ा सा फिगर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप, ये दर्पण है आपका, यहां पर एक वस्तु है, वो 1 मीटर पर, ये 2 मीटर पर है। प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2 मीटर पीछे। जितनी दूरी पर वस्तु होगी, इसको ऑब्जेक्ट कहो, इसको इमेज कर सकते हैं। जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है, उतना दूरी पर इमेज है। अब इसमें क्या होता है, कॉम्पिटिटिव सवाल है जो आपके आगे काम आएगा, उसको थोड़ा देख लेते हैं हम। कि अगर मान लीजिए वस्तु को हम ले जाएंगे दर्पण की ओर, तो प्रतिबिंब कहां जाएगा, वो भी दर्पण की ओर जाएगा। अगर वस्तु को हम दर्पण की ओर ले जाएंगे, जिस स्पीड से ले जाएंगे उसी स्पीड से आएगा। क्योंकि मान लो हम 1 मीटर लेके चले गए, 1 मीटर ले गए और समय लगा 1 मिनट, तो प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी आएगा 1 मीटर कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। दूरी बराबर, टाइम बराबर, तो क्या होगा, जिस स्पीड से आपका प्रतिबिंब जा रहा है उसी स्पीड से, बिंब जा रहा है उसी स्पीड से प्रतिबिंब भी आएगा। पहली बात, अगर दूर ले जाए तो क्या होगा, अगर वस्तु को दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब भी कहां जाएगा, दूर जाएगा। अगर दर्पण से हम वस्तु को दूर ले जा रहे हैं, जिस वेग से ले जाएंगे उसी वेग से प्रतिबिंब भी दूर जाएगा। तीसरी बात, अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हो कि दर्पण को चला रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है दर्पण, ये मिरर है आपका, हम इसको इधर ले आए v वेग से, तो इसकी दूरी घटेगी। ये 2 मीटर का था, मान लो 1 मीटर आ गया, तो प्रतिबिंब कितना जाएगा इससे, यहां आ गया दर्पण में, ये आपका दर्पण हो गया, 1 मीटर आ गया, तो प्रतिबिंब कितना रहेगा, दर्पण वस्तु कितना दूरी पहुंच गया, वस्तु की दूरी जो है 1 मीटर आ गई, तो प्रतिबिंब भी से 1 ही मीटर पर होना चाहिए। प्रतिबिंब को चला कितना होगा, 2 मीटर, तब नहीं आएगा। तो जितना देर में दर्पण 1 मीटर चला, उतना देर में प्रतिबिंब कितना चला, 2 मीटर। तो आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि अगर हम दर्पण को चलाएंगे v वेग से वस्तु की ओर, तो प्रतिबिंब भी कितना वेग से चलेगा, 2v वेग से चलेगा, दुगना वेग से चलेगा। अगर दर्पण जो है वस्तु की ओर जाएगा v वेग से, तो प्रतिबिंब जो है दर्पण की ओर आएगा 2v वेग से। इसका उल्टा, अगर हम दर्पण को दूर ले जाए v वेग से, तो प्रतिबिंब भी दूर जाएगा 2v वेग से। ठीक है, ध्यान रखिए, समझ में आया क्या होगा, फिर से बताते हैं आपको। हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए आपका दर्पण है, यहां पर एक वस्तु है, यह एक वस्तु है या प्रतिबिंब है, दर्पण यहां बीच में है। अगर हम वस्तु को लाएंगे तो प्रतिबिंब भी आएगा, वस्तु को दूर ले जाएंगे प्रतिबिंब भी दूर जाएगा। अब रही बात दर्पण की, मान लो ये दर्पण है हमारा, यहाँ पर वस्तु है, अगर हम दर्पण को ले जाएंगे ना v वेग से, तो प्रतिबिंब v वेग से आएगा दर्पण की ओर, और अगर दर्पण को वस्तु से दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब भी दूर जाएगा 2v वेग से, दुगना वेग से जाएगा। ठीक है, ये बात है समतल दर्पण, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको समतल दर्पण में, एनफ। अब हम आते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो जैसे आप जानते हैं कि दर्पण सामान्यतः शीशे के बने होते हैं, उसका एक सतह जो है कलई किया गया होता है। तो गोलीय दर्पण जो है किसी न किसी गोले का भाग होगा। तो अवतल दर्पण का मतलब होता है, इससे हम कलई करने पर निर्भर करता है। जैसे एक सतह मान लीजिए, इसको हम अभी कोई दर्पण नहीं कहेंगे, अगर हम इसको इधर से पेंट कर देते हैं, ये इसका परावर्तक सतह कहलाएगा, चिकना सतह। परावर्तक सतह अगर अंदर की ओर धंसा है, इसको हम कहेंगे अवतल दर्पण। अब इसको गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं, तो चूंकि ये किसी न किसी गोले का भाग होगा, एक गोला बन सकता है बड़ा सा, इस गोले का भाग है, इसलिए इसको कहते हैं गोलीय दर्पण। और चूंकि इसका
परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है, इसलिए क्या कहते हैं उसको अवतल दर्पण। ठीक है, वैसे उत्तल दर्पण क्या होगा, इस तरह का होगा। इसमें हम अंदर वाले भाग को कलर कर देंगे। ये भी किसी न किसी गोले का भाग होगा। ठीक है, ये इसका केंद्र होगा, यह इसका केंद्र होगा। ये क्या 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 कहलाएगा आपका अवतल दर्पण। ऊपर हमने लिखा है, ये क्या कहलाएगा उत्तल दर्पण। अब इसमें कुछ चीजें याद रखेंगे आप, हम एक ही के बारे में बताते हैं, दोनों में वही काम आएगा। जैसे ये क्या कहलाएगा, ये वक्रता केंद्र कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कर सकते हैं इसको। क्योंकि ये गोले का केंद्र है, इसलिए इसका केंद्र कहलाएगा वक्रता केंद्र। दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसको हम ध्रुव कहेंगे, पोल, और इससे जो लाइन जाएगी पास करेगी उसको हम कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। सबसे वाकिफ होंगे आप। तो पहले क्या डिसाइड करेंगे, दर्पण का ध्रुव, दूसरा क्या दर्पण का वक्रता केंद्र, और फिर क्या अक्ष। अक्ष क्या हुआ, इन दोनों बिंदुओं से पास करने वाली रेखा होगी। अब कुछ चीजों को और हम परिभाषित करेंगे। फोकस क्या होगा, तो अब यहां आते पास, यहां देखिए आप उसी चीज को हम यहां ले आते हैं। ये मान लीजिए आपका दर्पण है, ये इसका ध्रुव कहलाएगा, या मान इसका वक्रता केंद्र है, या इसका अक्ष कहलाएगा। अब क्या करेंगे, फोकस किसे कहें, कैसे परिभाषित करेंगे फोकस को। तो फोकस की परिभाषा होती है कि प्रधान अक्ष के समानांतर, कौन सा अक्ष है, प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हुई प्रकाश की किरण सतह पर पड़ेगी, दर्पण पर पड़ेगी तो लौटेगी। लौटने के बाद दर्पण को जिस बिंदु पर काटेगी उसी को फोकस कहेंगे। कितनी भी किरणें लेंगे सब कहां से जाएंगे, वो इसी बिंदु से जाएंगे, इसको क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। अब यहाँ पर परावर्तन का नियम लागू करना होगा ना, कि यहाँ पर लंब डालेंगे, जो यहाँ पर लंब डालेंगे ना वो कहां से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से। क्यों, क्योंकि ये परिधि हो गई ना, ये गोले का भाग है और यह इसकी परिधि है। परिधि पर जो भी लंब डालेंगे कहां से गुजरेगा, उसके केंद्र से गुजरेगा। तो ध्यान रखेंगे, यहां पर जो लंब डालेंगे कहां जाएगा, वक्रता केंद्र से। क्या कहने देखा, ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे, जिस गोले का ये भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली जो रेखा होगी उसको अक्ष कहेंगे। प्रधान अक्ष के समानांतर जो किरण चलती है, लौटने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वह फोकस कहलाएगा। ठीक है, अब कुछ दूरियों की बात करते हैं, और एक बात और ध्यान रखेंगे, इस बिंदु पर या परिधि पर या कहो मिरर पर जब भी लंब डालेंगे तो लंब कहां से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से गुजरेगा। क्योंकि ये परिधि है और परिधि पे जो लंब होता है कहां से गुजरता है, केंद्र से गुजरता है। ठीक है, कुछ दूरियों की बात करें तो दूरियां जब भी मापेंगे ध्रुव से मापेंगे। तो ध्रुव से जो फोकस की दूरी होगी इसको फोकस दूरी कहेंगे, और जो केंद्र की दूरी होगी उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चीजें याद हो गई, क्या क्या, फोकस क्या हुआ, तो प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरण है मुख्य अक्ष को, प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वह फोकस कहलाएगा। ठीक है, अब ध्रुव से जो दूरी होगी उसको फोकस दूरी कहेंगे, और ध्रुव से जो केंद्र की दूरी होगी उसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे इसमें आपने अवतल दर्पण में देखा, उत्तल दर्पण में भी उसी तरह से होगा। आप लोग उसका डायग्राम बना लीजिए घर में खुद से। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब बनने के लिए, प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब आपने समतल दर्पण में भी देखा कि प्रतिबिंब बनने का तरीका है कि परावर्तित किरणें कम से कम दो जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो कुछ हम नियमों को देख बात करेंगे। प्रतिबिंब बनने के नियम, कुछ नियमों को याद रखेंगे। ये दोनों के लिए होगा, उत्तल दर्पण हो या अवतल, दोनों के लिए होगा। तो क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो पहला नियम है, जैसे ये आपका एक दर्पण है, कौन दर्पण है, कोई दर्पण नहीं है। अगर अंदर से कर देंगे कलई तो उत्तल हो जाएगा, बाहर से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ये प्रधान अक्ष हुआ, ये वक्रता के बाद में हम लोग देखेंगे ये फोकस होता है, दोनों एक दूसरे से बराबर दूरी पर होता है। एक फॉर्मूला आपको याद होगा, F=R/2। तो जितना दूरी पर फोकस होता है, फोकस से उतनी दूरी पर वक्रता केंद्र होता है। जब बनाएंगे फिगर में दिखाएंगे थोड़ा सब सिमिलर दिखना चाहिए।
पहला नियम है कि अगर कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हो तो लौटने के बाद कहां से जाएगी? फोकस से। पहला नियम याद रखिए। दूसरा, इसका उल्टा, रिवर्स, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती हो तो लौटने के बाद दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। दूसरा नियम। तीसरा नियम याद रखेंगे आप, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जा रही हो, कहां से जा रही हो? वक्रता केंद्र से। तभी हमने बताया वक्रता केंद्र वाली लंब होती है और लंब प्रकाश जाएगी तो उसी रास्ते से लौट जाएगी, ये उसी रास्ते से लौट जाएगी। तो तीन नियम हम देखिए, तीन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? अगर कोई किरण समानांतर जा रही हो तो कहां से लौटेगी? फोकस से। दूसरा, अगर फोकस से जा रही हो तो लौटने के बाद क्या हो जाएगी? समानांतर। तीसरा, अगर वक्रता केंद्र से जा रही हो तो उसी रास्ते से लौट जाएगी। और एक और उपयोग कर सकते हैं, अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर पड़ती हो तो जितना कोण से आई है उतने ही कोण के साथ ये लौट जाएगी। ये चार आरेख हैं। अगर ये चारों आरेख आप याद रखते हैं तो आपको प्रतिबिंब बनाने में आसानी होगी और कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा कि वस्तु यहां है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। आपको बनाने आएगा तो प्रतिबिंब वहीं बनेगा जहां आप याद करते हैं। जैसे आप याद करते हैं, तीनों याद हो गया ना, फिर समय पर रिपीट कर रहे हैं। पहला नियम याद रखें क्या? अगर कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर है तो पड़ेगी तो कहां से आएगी? फोकस से। दूसरा याद रखिएगा, अगर फोकस से जा रही हो तो लौटने के बाद क्या हो जाएगी? प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और तीसरा याद रखिएगा, अगर वक्रता की जा रही है उसी रास्ते से लौट जाएगी। और चौथा जो कम इंपॉर्टेंट है, अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर पड़ रही हो, जितना कोण बना के आई थी उतने ही कोण से लौट जाएगी। या परावर्तन का नियम ही याद कर। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे आप कोई सवाल पूछ सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ है, कहाँ बनेगा। ठीक है, जैसे आप मान लेते हैं कहाँ रखें, कोई भी रख सकते हैं। जैसे आपके मन में आया कि हम वस्तु को रख रहे हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। जैसे आपने वस्तु को कहां रखा तो दोनों तरफ पर लागू होता है, उत्तर और दोनों के लिए। ये आपका ध्रुव है, पोल, ये आपका फोकस होगा और ये आपका वक्रता केंद्र। ये कहीं अनंत होगा। आप कह रहे हैं हम वस्तु कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ठीक है, अब क्या करना है? इसका प्रतिबिंब बनाना है। कैसे बनेगा? उन्हीं चारों बातों को याद रखिए। पहला हमने आरेख क्या लिया था? पहला आरेख लिए थे कि प्रधान अक्ष के समानांतर, तो समानांतर के लिए हम शीर्ष से ले रहे हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, ये कोई किरण है ही जिसके पैर से जा रही है, जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते से लौट रही है। जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते से लौट रही है। एक किरण तो ये है, ये पैर से हो गया। अगली बात हम शीर्ष की बात करेंगे। तो ये प्रकाश की किरण एक समानांतर हमने ले लिया, समानांतर ले लिए। अब ये कहां से लौटेगी? फोकस से लौटेगी। पहला नियम था हमारा। दूसरा हम ले सकते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं, या तो फोकस से लेंगे या वक्रता केंद्र से लेंगे, कोई भी ले सकते हैं। फोकस भी ले सकते हैं, वक्रता केंद्र से भी ले सकते हैं। हमने वक्रता केंद्र से ले लिया, जैसे प्रकाश गई थी उसी रास्ते से लौट जाएगी। एक लौटने वाली प्रकाश ये है, दूसरी लौटने वाली प्रकाश ये। कहां कट रही है? यहां पर कट रही है। ये आपका प्रतिबिंब था, ये वस्तु था, ये इसका प्रतिबिंब हुआ। देख रहे हैं, सिर ऊपर था तो नीचे चला गया। अब आपको तय करना है ये प्रतिबिंब कैसा बना, कहां बना, वस्तु कहां थी? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। प्रतिबिंब कहां बना? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। कैसा बना? वास्तविक या आभासी? तो देख रहे हैं ना, लौटने वाली किरणें वास्तविक रूप से कट रही है, मतलब वास्तविक बना है। ठीक है। दूसरी बात, उल्टा बना या सीधा बना? तो वस्तु ऊपर थी, नीचे बना, उल्टा बना है। ठीक है, तो वास्तविक और उल्टा है।
इसी तरह से आप कोई भी बना सकते हैं। जैसे आप एक और ले लें, आप कहते हैं कि हम रखते हैं वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर आपने रखा, यहां पर आपने प्रकाश वस्तु को रख दिया। कहीं भी रखेंगे, जो आप याद किए किताबों में लिखा हुआ वही आएगा। आप एक कोई प्रकाश ले सकते हैं। ये प्रकाश आपने लिया जो समानांतर जा रही है, लौटेगी कहां से आएगी? फोकस से आएगी। ठीक है। दूसरा, अब तो वक्रता केंद्र से ले नहीं सकते, इधर तो वस्तु है नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? एक ही बचा, या तो हम ध्रुव पर लें या फोकस से लें। कोई ले सकते हैं, हम फोकस वाला ले रहे हैं। फोकस से जाएगी तो लौटने के बाद समानांतर हो जाएगी। यहाँ कट रही है ना, तो ये जो है थोड़ा सीधा और कटता, ये सीधा होकर लेके हम स्केल से बनाए होते, ये कोण बराबर करके बनाए होते, तो यही करता है। ठीक है। ये कहाँ कट रहा है? यहाँ कट रहा है। कटना चाहिए यहाँ थोड़ा सा और, इधर कटना चाहिए इसको, यदि किरणें ऐसे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ कटेगा। तो आप देखोगे कि वहीं कटेगा जहां आप याद करते हैं। ये एक लौटने वाली किरण है, एक लौटने वाली किरण है। ये दोनों किरणें यहाँ कट रही हैं, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो आप लोग को ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि प्रतिबिंब कहाँ होगा। ठीक है। इस सबको याद रखेंगे, याद क्या रखेंगे, आप बनाना सीख लेंगे तब बना सकते हैं। उत्तल में भी, अवतल में भी। मैंने आपको अवतल में बता दिया, उत्तल में प्रैक्टिस होती है। हमने आपको दर्पण के बारे में समझ में आ गया, उत्तल अवतल क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनती है, सब समझ लिया हम लोग। अब आप लोग को क्या होगा, कुछ सवाल मिल सकते हैं, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के लिए आपको फॉर्मूला जानना होगा। तो दर्पण से जुड़े हुए क्या क्या सूत्र आपको पढ़ने हैं, क्या जानना है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए दर्पण है, कौन सा दर्पण है ये? बोलिए, क्या लिखे? अवतल दर्पण। चलिए, यह इसका ध्रुव होगा, इधर कहीं वक्रता केंद्र होगा, ये क्या होगा? फोकस। इसको हम फोकस दूरी कहते हैं, एफ। और यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और इसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। एक और इसे जानने के पहले चलिए बताते फिर आगे। तो एक रिलेशन होता है एफ और आर में, फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर दो अलग अलग वर्ड है। फोकस अलग वर्ड है, फोकस दूरी अलग वर्ड है। फोकस एक बिंदु है, फोकस दूरी एक लंबाई है। वक्रता केंद्र बिंदु है, वक्रता त्रिज्या एक लंबाई है। इनके बीच में संबंध स्थापित करना है। फोकस दूरी को हम एफ से लिखते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं। तो हमने पहले ही बताया था, हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, बस याद रखेंगे। जितना दूरी पर ये होता है फोकस, उससे उतना ही दूरी पर वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता केंद्र होता है। अगर मान लीजिए 1 मीटर है तो ये कितना होगा? 1 मीटर। तो यहां से कितना हो गया? 2 मीटर। मतलब इसके दुगना हो गया। नहीं है, फोकस जो वक्रता त्रिज्या जो है, फोकस दूरी कितनी हो गई? दुगनी हो गई। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये जो आपकी वक्रता त्रिज्या है आर, ये वाली वक्रता त्रिज्या आर किसके बराबर है? दोगुना है किसके? फोकस दूरी के, 2f। आर इक्वल टू 2f, या कह सकते हो f इक्वल टू आर बाई 2। फोकस दूरी जो होगी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। एक बात याद रखेंगे। दूसरी बात, दूसरा फॉर्मूला, इसको हम दर्पण सूत्र भी कहते हैं। दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र में क्या पढ़ेंगे? देखिए थोड़ा सा चीज, जैसे हम लोग फिगर देखे थे, ये आपका फोकस था, वक्रता केंद्र में कोई वस्तु रखी गई थी, प्रतिबिंब कहां बन रहा था? चलिए ये नहीं ले रहे, दूसरा वाला ले रहे, फोकस वाला ले रहे हैं। इस बार ये लौटेगा तो क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। यहाँ कटा ना, कोई भी किरण लीजिएगा यहीं कटेगा। ये क्या बना? ये वस्तु है ए बी, इसको बिंब भी कहते हैं, ए डैश बी डैश। ये क्या है? प्रतिबिंब। ये क्या है? बिंब। अब देख रहे हैं कि यहां पर बिंब भी, कहां भी? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। प्रतिबिंब कहां बना? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। खैर उसको मतलब नहीं है, हम इसमें ही जानेंगे। 3 टर्म होता है, u, v और f। तो समझ गए, यहां से
एफ क्या है? ध्रुव से फोकस की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, एफ से लिखते हैं। इसमें यू और वी क्या है? तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु जितनी दूरी पर होता है, यहां वस्तु कहां है? ये है ना, ये दूरी जो होगी ना, इसी को हम क्या कहते हैं? यू कहते हैं। क्या कहते हैं? यू, वस्तु की दूरी। और जहां प्रतिबिंब बना उसकी दूरी कहां से? ध्रुव से। ये जो दूरी होगी ना, इसको क्या कहेंगे? वी कहेंगे। तो तीन बातें याद रखेंगे, क्या क्या? यू मतलब वस्तु की दूरी, वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और एफ मतलब क्या? फोकस दूरी। अब इन तीनों में क्या संबंध होता है? यहाँ पर जो संबंध था एफ और आर में, इन तीनों में क्या संबंध होता है? उसी को हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला पढ़ेंगे आप लोग। 1/v + 1/u = 1/f। तो इसमें नया पद कोई नहीं है। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है? वस्तु की दूरी, और f क्या है? f क्या है? फोकस दूरी। एक और चीज जानना होगा कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु के सापेक्ष कैसा है, बड़ा है या छोटा है। इस चीज को जानने के लिए एक पद परिभाषित करते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं आवर्धन। क्या कहते हैं? आवर्धन, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ये क्या होता है? तो ये अनुपात है। आवर्धन क्या है? अनुपात है। किसका अनुपात? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब मान लो आधा मीटर का है और वस्तु 1 मीटर का है, तो आधा बटा 1, ये क्या हुआ? आवर्धन का है। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, इसको क्या कहेंगे? आवर्धन। इसको हम लिख सकते हैं I/O भी लिख सकते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को I से डिनोट करेंगे और वस्तु की ऊंचाई को O से, I/O भी कर सकते हैं। और ये जब हम लोग इसको निकालेंगे U और V के पद में, U और V के पद में, ये आ जाएगा आवर्धन को M से लिखते हैं। ठीक है, किसे लिखते हैं? M से। ये आ जाएगा -V/U। बस ये आप याद रखेंगे। ये कैसे आएगा तब दिमाग में लगाना है, बस आप याद रखेंगे। क्या क्या याद रखेंगे? तो 4 चीजें हम आपको मैंने बताया, मैंने यहाँ तीन ही है। एक, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। दूसरा, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में क्या संबंध है। और तीसरा, आवर्धन का सूत्र क्या होता है। तो आवर्धन की 2 बातें करेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, उसको यहां भी लिख सकते हैं आप I/O। मतलब m जो होगा -V/U होगा। अगर प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी पता है तो V/U लिखेंगे, और ऊंचाई पता है तो I/O का उपयोग करेंगे। ठीक है, एक और बात याद रखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं चिन्ह की परिपाटी। क्या कहते हैं? चिन्ह की परिपाटी को सुने होंगे। साइन कन्वेंशन। इस साइन कन्वेंशन क्या है? तो साइन कन्वेंशन हम ये पता करते हैं कि कैसे मापेंगे, दूरियों को कैसे मापेंगे, किसको प्लस लेंगे, किसको माइनस लेंगे। थोड़ा सा देखते हैं, हमें फिगर से देखते हैं। जैसे एक दर्पण है, ये ध्रुव हुआ, ये प्रधान अक्ष कहलाएगा। वस्तु कहां होगी? वस्तु यहां मत रखिए गलती से, उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। दर्पण के पीछे रख के आप प्रतिबिंब नहीं बना सकते। वस्तु जब भी रखेंगे कहां रखेंगे? दर्पण के सामने। अब जब दर्पण के सामने रखें, प्रकाश इधर से चलेगा, ये इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। किस दिशा में जा रहा है? इस दिशा में जा रहा है ना, तो इस दिशा में, और ये क्या हुआ? उसकी विपरीत दिशा। ये आपतित किरण की दिशा होगी और उसकी विपरीत दिशा होगी। ठीक है, दूरी जब भी मापेंगे कहां से मापेंगे? ध्रुव से। अब ध्रुव से आपतित किरण की दिशा में मापेंगे तो प्लस होगा, और उसके विपरीत दिशा मापेंगे तो माइनस होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी मापेंगे कहां मापेंगे? दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। जिस दिशा में किरण जा रही थी उस दिशा को क्या लेंगे? प्लस, उसके विपरीत दिशा क्या लेंगे? माइनस। ये आप सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं, जो कहीं कहीं लिखा होगा किताबों में कि दर्पण के पीछे को प्लस, दर्पण के सामने को माइनस। हालांकि स्टैंडर्ड तरीका आपका है कि आपतित किरण की दिशा को प्लस लेते हैं, उसके विपरीत दिशा को माइनस लेते हैं। 2 नियम याद किए,
जो भी दूरी मापी जाएगी कहां से मापी जाएगी? ध्रुव से। आपतित किरण की दिशा को, दूरी को प्लस, मान लो यहां पर प्रतिबिंब बना 5 सेंटीमीटर पर, ये 50 सेंटीमीटर ये प्लस होगा। वस्तु यहां रखी है तो क्या होगा? -40। मान लो 40 सेंटीमीटर रखा गया, 100 सेंटीमीटर पर रखा गया है, इसको क्या लेंगे? -100 लेंगे। यहाँ प्रतिबिंब बना क्या लेंगे? +50 लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहां से मापेंगे, ये माइनस लेंगे, इधर से मापेंगे तो प्लस लेंगे। दो बात क्या याद किए? दूरी जब भी मापी जाएगी कहां से मापी जाएगी? ध्रुव से। आपतित किरण की दिशा में लेंगे तो प्लस लेंगे, उसके विपरीत दिशा में लेंगे तो माइनस। दो बात याद करिए। तीसरी बात, अगर मान लो प्रतिबिंब की ऊंचाई मापनी है, अब वस्तु की ऊंचाई मापनी है, तो जो प्रधान अक्ष के ऊपर होगा, प्रधान अक्ष के ऊपर जो भी दूरी मापेंगे उसको प्लस लेंगे और नीचे मापेंगे तो क्या लेंगे? माइनस लेंगे। बस इतना ही है आप लोगों को किरण प्रकाश की जो परावर्तन आपका है, इतना ही है। अगर आपने इतना पढ़ लिया ध्यान से, इसको बार बार देखिएगा आप लोग, तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। इससे एक भी सवाल ना आपका थ्योरेटिकल छूटेगा और ना आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम छूटेगी। न्यूमेरिकल से आपको हम बता रहे हैं, तो क्या क्या हमने हम समराइज करें थोड़ा सा। हमने क्या पढ़ा अभी? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश में एक बात याद रखेंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब तरंग में कौन सा है? अनुप्रस्थ की अनुदैर्घ्य, तो ये अनुप्रस्थ तरंग होता है, इतना याद रखेंगे। प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं और ये होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये फैक्ट्स है प्रकाश के बारे में। अब फिर हम बात करते हैं किरण के बारे में। किरण किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखीय पथ पर गमन करता है, उसी को हम लोग किरण कहते हैं। किरण का जो समूह होगा उसको किरण पुंज कहेंगे, जिसे हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। अब ये किरण पुंज अलग अलग तरह के हो सकते हैं। बहुत सारी किरणें समानांतर चल रही हो, एक दूसरे के समानांतर चल रही हो, उसका नाम होगा समानांतर किरण पुंज। अगर किरणें जाके मिल रही हो, एक साथ मिल रही हो, तो उसको कन्वर्जिंग कर सकते हैं, अभिसारी कर सकते हैं। अगर फैल रही हो, जैसे बल्ब से निकल के फैल रही किरणें, ये क्या कहलाएंगी? अपसारी, डाइवर्जिंग। ठीक है, ये किरणों के बारे में जानकारी है। हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो है परावर्तन। परावर्तन क्या है? तो परावर्तन में आपने देखा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलते हुए किसी सतह पर पड़कर उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके नियमों की भी चर्चा की है, आपने नियम खुद देखा था कि क्या हो रहा है, उसके बाद लिखा गया है। एक बात ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में ऐसा नहीं कि नियम बनाने के बाद होता है, नहीं। न्यूटन के बताने के बाद नहीं सेब गिरा था, सेब पहले से गिर रहा था। न्यूटन ने बाद में बताया कि इस नियम के तहत हो रहा है। तो ये घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, जब होती हैं उसको हम समझ के एक नियम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहली बात। दूसरी बात हमने देखा था, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद मिरर की बात किए थे, दर्पण की बात किए थे। दर्पण क्या होता है? दर्पण एक सतह है, बहुत ही चिकना सतह है, जिस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें ऑलमोस्ट लौट जाती है, उसको दर्पण कहते हैं। दर्पण दो तरह के पढ़े थे हम लोग, कौन कौन? समतल और गोलीय। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बना था ये आपने देखा था। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा? उल्टा या सीधा? सीधा, हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, और कहाँ बनेगा? जितनी दूरी पर वस्तु होगी दर्पण से उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ये हम उसके बारे में बात किए थे। और रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात की तो आपको देख लीजिएगा। फिर हमने बात किया गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण दो तरह के हुए। अब गोलीय दर्पण नाम क्यों है? चूंकि गोले का भाग होता है इसलिए गोलीय दर्पण है। दो तरह का हुआ, कौन कौन? अवतल और उत्तल। उसमें कुछ हम पद परिभाषित किए, कौन कौन? वक्रता केंद्र क्या होगा? क्या होगा वक्रता केंद्र? तो दर्पण जो है जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको ध्रुव कहते हैं। उससे जो रेखा गुजरती है उसको अक्ष कहते हैं। अक्ष के समानांतर रेखा जा रही हो, प्रकाश जा रही हो, और लौटने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उसको फोकस कहेंगे। अब ध्रुव से जितनी दूरी पर फोकस था उसको फोकस दूरी कहेंगे। ध्रुव से जितनी दूरी पर केंद्र था उसको वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। फिर हमने देखा था कि वक्रता फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? F=r/2 या r=2s। फिर एक संबंध हमने देखा था UVF में, नहीं लिखा है आप कर ले। UVF, U क्या था? वस्तु की दूरी, V क्या थी? प्रतिबिंब की दूरी, और F क्या था? फोकस दूरी। इसमें संबंध क्या होता है? आपको पढ़े थे 1/v + 1/u = 1/f। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। ये याद रखेंगे और क्या याद रखेंगे? आवर्धन।
आवर्धन किसे कहेंगे? मान लो 2 नंबर में लिखने के लिए आ जाए, आवर्धन को परिभाषित करें तो क्या लिखेंगे? किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। उसको m से लिखते हैं, I/O होता है, या फॉर्मूला निकालेंगे तो -V/U आएगा। इतना अगर आप याद रखते हैं परावर्तन में तो आपको समस्या नहीं होने जा रही है। इसको बार बार देखिए और जरूरत पड़े वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्लास जो होगा उसमें हम लोग लेंस के बारे में बात करेंगे। अगले क्लास में हम लोग लेंस के बारे में बात करेंगे, लेंस और मानव नेत्र के बारे में बात करेंगे जो आपके